इसलिए 9:30 होती है क्लास शुरू। अच्छा, ओके, ठीक है। आज क्या डिस्कशन था? एक्सरसाइज 1, ओके। बोलिए यार। एक्सरसाइज 1 पूछिए। 3 भी 3 डिस्कस नहीं करनी साथ में आज, जब 3 नेक्स्ट टाइम करनी थी। कुछ बोलो तो सही, कुछ बोलोगे तो कैसे पता लगेगा मेरे को? सर आपने 1 के लिए कहा था। नोट्स और 1 के लिए कहा था। चलो ठीक, ओके ठीक है। फिर एक्सरसाइज 1 डाउट बोलो। पहले 5 क्वेश्चन में डाउट, फर्स्ट 5, पहले 5 प्रॉब्लम्स। कोई डाउट नहीं है? नो सर। फिर 10 तक अप टू 15। सही बताओ, कोई डाउट ही नहीं है? मतलब 10 तक कोई डाउट नहीं है, 15 तक सर कोई मेरे डाउट? को ना 14th में साइन का डाउट है एक बस। एक सेकंड। सर ये माइनस जे आना चाहिए मेरे हिसाब से। ये लिखा हुआ क्या इसमें? सर नहीं सर, रहने दो, हो गया डाउट क्लियर। मैंने गलत ले रखा था साइन कन्वेंशन, हो गया। अच्छा, ये लिखा हुआ कि फील्ड इनटू द प्लेन है एंड हैज मैग्नीट्यूड दिस, ठीक है। यस सर। ठीक है, इसके बाद अप टू 20 तक कोई डाउट? सर 10th क्वेश्चन में डाउट था। सर इसके अंदर हमारी एक वो आएगी इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, उसकी वजह से हम वो निकाल लेंगे एक फोर्स। एक सेकंड दोस्त, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कब आती है उसके बारे में बात करेंगे।
पढ़ लिया आपने क्वेश्चन? बिल्कुल पढ़ लिया दोस्त। सर एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, उसकी वजह से एक सेकंड इंड्यूस्ड फील्ड कब आती है पिक्चर में? बताओ, लाइक व्हेन वी टॉक अबाउट इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, वो कब आती है? जब वो फ्लक्स हमारा वेरी करे। एनीबडी एल्स जो बता पाए कि है ना स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होती कब है? मैग्नेटिक फील्ड चेंज और होता है जब जैसे फ्लक्स बदलता है उससे करंट फ्लक्स बदलता है, इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। किसी ने बोला कि मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही होती है, दिस इज ऑल्सो इनकम्प्लीट। मान लो ये वायर है, वायर से जैसे जैसे मैं दूर जा रहा हूँ, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है या बदल रही है? बदल रही है। तो इसका मतलब क्या? तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होगी। सर मैग्नेटिक फील्ड के चेंज की वजह से वो चेंज हो अपनी फ्लक्स। अब मैग्नेटिक फील्ड में चेंज का मतलब क्या हुआ ना? चेंज यार, मैं यहाँ से यहाँ चला गया, इधर मैं वायर से आई एम मूविंग अवे फ्रॉम द वायर, मैग्नेटिक फील्ड इज चेंजिंग। दिस इज हाफ स्टेटमेंट। क्या मतलब हुआ? एक पॉइंट एक ही पोजीशन पर मैग्नेटिक फील्ड वेरी करनी चाहिए टाइम के साथ साथ, राइट? यस सर। हाँ, तो अगर मैं किसी भी एक पॉइंट पे बैठ जाऊं और वहां पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू टाइम के साथ साथ इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है, तो स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। उसका फ्लेक्सिबल ना, यानी फ्लक्स तो बहुत तरीके से चेंज हो सकता है यार। स्पेस में मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, आप लूप का एरिया बढ़ा रहे हो, लूप का एरिया कम कर रहे हो, फिर भी फ्लक्स चेंज हो रहा होगा यार, तब थोड़ी आएगी। और दूसरी चीज क्या है कि आपने अपने पूरे नोट्स रिवाइज किए होंगे, तब कहीं भी इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं मिला होगा इस चैप्टर में। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट कहाँ आता है? ईएमआई में। EMI में। हाँ, तो ईएमआई तो इसके बाद का चैप्टर है भाई, तो ऐसे ही सोच लेते पहले तो कि जो चैप्टर का कॉन्सेप्ट है वो चैप्टर ही नहीं है ये। सर मैंने ना एक्चुअली मेरे से पहले सॉल्व नहीं हो रहा था ये वाला, मैंने उसे इंड्यूस से ट्राई किया तो उससे सही आंसर आ गया था मेरा। कुछ भी यार है ना, मतलब मैं बोलता हूँ गलत तरीके से चीजों को कर लेने से, क्योंकि आंसर की है हमारे पास। आंसर मैं बोलता हूँ आंसर की होती है तो हम कुछ भी करके आंसर तो कैसे ना कैसे निकाल ही लेते हैं, मतलब 90% प्रॉब्लम से निकाल लेंगे। तो इम्पोर्टेंट है चीजों को समझना। तो ये देखो यार, क्वेश्चन ये है, ऐसे कुछ अपने वायर को ऐसे रख दिया है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस नहीं हो रही है। मान लो आपने इसको ऐसे रख दिया है पैरेलल टू द वायर, इनके बीच में जो सेपरेशन है वो ए है, इसको इसके लेंथ के अलोंग मूव कराना है इसको इस वेलोसिटी से v से। ये जो वायर है, इस वायर की वजह से स्पेस में फील्ड आएगी, तो जहां ही रखा गया है वहां फील्ड क्या होगी? इनटू द प्लेन होगी क्या? यस सर। यस सर। रीजन में आउट ऑफ द प्लेन होगी, है ना? और उसको पैरेलल मूव कराना, तो ये जो दूरी है, ये दूरी हमेशा क्या है? ए ही है। तो इस पूरी लेंथ पे हर जगह फील्ड की वैल्यू सेम आएगी। और जब ये इवन इफ ये मूव भी करेगा तब भी हमेशा फील्ड की वैल्यू क्या रहेगी? इसके लेंथ पे सेम रहेगी, क्योंकि इट इज मूविंग पैरेलल टू द वायर, राइट? तो ये जो छोटा सा एलिमेंट ले लो इसका, मान लो यहाँ कुछ चार्ज है डी क्यू, कुछ चार्ज है डी क्यू, दिस डी क्यू इज मूविंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो डी क्यू कितना फोर्स फील करेगा? वी क्रॉस बी, वी इधर है, बी नीचे की तरफ है, वी भी। अगला वाला एलिमेंट कितना फील करेगा? ये वाला एलिमेंट भी VQ VB ऐड हो V- जाएंगे सारे। ऐड यस। सबको ऐड कर दो, क्यू वी बी हो गया, और बी की वैल्यू तो कितनी है? म्यू नॉट आई बाय 2 पाई a।
Okay, sir. Then once again up to 20 तक कोई doubt? Sir, 15th. Question number 15th. Sorry. ऐसा कुछ है, एक कॉइल ऐसे, सॉरी, एक ऐसे और दूसरी कॉइल, रेडियस का फर्क है, हाँ, और दूसरी कॉइल आपकी ऐसे। ठीक है यार, कुछ तो ये वाला सिनेरियो है। एक हॉरिजॉन्टल कॉइल है, एक वर्टिकल कॉइल है। How would you neutralize the magnetic field of the earth? ठीक है, इन्होंने क्या दिया हुआ है, एंगल ऑफ डिप गिवन है और आपको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दिया हुआ है। ऐसा सोचो, अब समझ आ गया कि ये हॉरिजॉन्टल कॉइल है, तो एक फील्ड तो मान लो, एक फील्ड क्या है, मान लो हॉरिजॉन्टल फील्ड ये है। ठीक है दोस्तों, अब आपको एंगल ऑफ डिप दिया हुआ है, एंगल ऑफ डिप मतलब आपको वर्टिकल कंपोनेंट पता लग जाएगा। तो मतलब क्या होता है कि ये एंगल कितना है, राइट? यस तो ये वर्टिकल कंपोनेंट पता लग गया। वर्टिकल बाय हॉरिजॉन्टल क्या होना चाहिए, 1030 होना चाहिए। 10-30 डिग्री तो वही पता लग गया, ये कितना है, h बाय √3. √3। अब तो अब आपको पता है आपको फील्ड यूटिलाइज करनी है, तो लॉजिकली सोचो, ये जो वर्टिकल कॉइल है, अगर मैं इसमें लेफ्ट की क्लॉकवाइज करंट भेज दूं तो ये अपनी कैसी फील्ड प्रोड्यूस करेगा, लेफ्ट की तरफ. और जो हॉरिजॉन्टल कॉइल है उसमें करंट मैं ऐसे भेज दूं तो ये फील्ड कहां प्रोड्यूस करेगा, ऊपर. ऊपर की तरफ। ऊपर वाला v को कैंसिल आउट करेगा, रेड वाला h को कैंसिल आउट करेगा, यस सर। है ना? तो देख रहे हो, जो वर्टिकल कॉइल है उसकी फील्ड हॉरिजॉन्टल आएगी और जो हॉरिजॉन्टल कॉइल है उसकी फील्ड वर्टिकल. और हमें कॉइल की वजह से फील्ड तो पता होता है, म्यू नॉट I बाय 2r होता है। यस सर. यस नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, n। कर लो यार, जो वर्टिकल कॉइल है उसको आप h से कंपेयर कर लेना, जो हॉरिजॉन्टल कॉइल है उसको आप v से कंपेयर कर लेना, हो जाएगा। यस सर. पता है, रेडियस पता है, तो I1 I2 आ जाएगा। यस सर। चलिए देन आगे, सर 16th में डायग्राम बता दो एक बार, मतलब Which समझ number? नहीं आया। 16 कॉइल की एक्सिस है, यहां से 60 डिग्री पर 10 मीटर की दूरी पर आपको कोई पॉइंट माना P, और P पे आपको मैग्नेटिक फील्ड बतानी है। सर अब कर लूंगा ट्राई, वो डायग्राम ही गलत बना रहा था मैं। देख भाई, ये होगा नहीं, मैं बताता हूँ क्यों। इसका एक ही तरीका है, डाइपोल वाला वो मैग्नेट इलेक्ट्रिक के साथ कंपेयर कर। ये 10 मीटर है और ये 1 सेंटीमीटर, यानी ये जो डिस्टेंस है r, दैट इज मच ग्रेटर देन रेडियस। यस सर। आपने जो पढ़ा, आपने सब कहाँ पढ़ा हुआ फॉर्मूला, Right. पढ़ा हुआ है ना? आपको पता है कोई भी करंट कैरिंग लूप होता है वो एक डायपोल की तरह बिहेव करता है, मैग्नेटिक डायपोल, राइट? एक बार मैग्नेट की तरह, राइट? तो ये मैग्नेटिक डायपोल है, उसे r दूरी पर थीटा एंगल पर, आपको याद हो फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रिक डायपोल में क्या होता था, म्यू kp by r, म्यू नॉट k p by R square.
R square. R cube. 1 plus 3 cos square. 1 plus 3 cos square. इसका रूट का रूट वहां क्या Yes. kp by r cube, यहाँ क्या था, इसका k, इसका p, इसका मतलब इसका m by r cube। और ये तो भी वैलिड जब r क्या हो मच ग्रेटर देन, ऑब्वियसली यार r बहुत ज्यादा है रेडियस से, तो एक तरह से क्या है, ये जो आपको रिंग दिखाई देगी वो एक पॉइंट दिखाई देगी, ये एक पॉइंट डायपोल हो गया। Yes, sir. इसके बाद आगे तो अगर डिस्टेंस और r कंपेरेबल हो, हम ये फॉर्मूला नहीं यूज कर सकते? ना, फिर ये कैसे यूज करोगे? वो जो फॉर्मूला था kp by r cube और 2kp by r cube, ये यूज कब हो रहा था, जब r क्या हो x से बहुत बड़ा हो। अदरवाइज आपको पता होगा इलेक्ट्रिक फील्ड हमने क्या एग्जैक्ट फॉर्मूला निकाले हुए थे, kp x upon r square plus x square power 3/2। नोट चेक कर लो, उसमें दोनों में लिखा है मैं कि फाइनाइट दूरी पे डायपोल केसेस क्या आता है, फिर उसमें अप्रोक्सीमेशन की थी, याद आ रहा है? और याद तो आना चाहिए, अभी आना चाहिए, अभी तुम लोगों ने इलेक्ट्रो का वो दिया है पेपर। यस सर, वो मैंने फॉर्मूला जल्दी जल्दी में पढ़ लिए थे बस। इम्पोर्टेंट भाई, देखो रिवीजन, देखो जरूरी क्या है, नोट्स बहुत अच्छे, मैं हमेशा बोलता हूँ नोट्स बहुत जितने अच्छे से करोगे ना, उतना ज्यादा अच्छे से मतलब फाइनल एग्जाम देके आओगे। ऑलमोस्ट 70-75% पेपर डायरेक्टली नोट से निकला होता है यार, किसी न किसी फॉर्म में। चलिए अप टू 25 अप टू 25 देखो जी, ये जो फॉर्मूला जो मैंने लिखा है ये एप्लीकेबल किसके लिए, फॉर अ पॉइंट डायपोल। यस सर। पॉइंट डायपोल का मतलब क्या होता है कि उसकी जो खुद की जो डायमेंशन है दैट इज नेग्लिजिबल इन नेग्लिजिबल। पॉइंट ऑफ ऑब्जर्व, जो सेपरेशन है ना, जिस पॉइंट ऑब्जर्व करना है। तो अगर ये डायपोल अगर एक बार मैग्नेट का बना होता तो क्या क्या अब क्या बन जाती कंडीशन कि जो आर है वो क्या है, मच ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ द मैग्नेट। अगर मैं उसकी लेंथ को बहुत छोटा कर दूंगा, मैं ऐसे पॉइंट पे जाऊंगा जो लेंथ से बहुत बड़ा है, तो अपने आप वो क्या बन जाएगा पॉइंट। यहाँ पर लेंथ नहीं है, यहाँ पर क्या है, रेडियस है। जब रेडियस बहुत छोटी हो जाएगी इन कंपैरिजन टू पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, पॉइंट डायपोल बन जाएगा। हाँ, कोई कुछ कह रहा था क्या? नहीं सर, हो गया क्लियर। ओके, अप टू 25 सर 22। देखो एक मान लो ऐसे प्रोटॉन की क्या आ रही है, एक बीम आ रही है, राइट। ठीक है, तो जो करंट आई है वो आई कैसे लिख सकते हो, इन टर्म्स ऑफ प्रोटॉन के चार्ज और उसकी वेलोसिटी से। लिख सकता हूँ क्या? यस सर। है ना, देखो डिराइव करके दिखा देता हूँ। सर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट नहीं लिखा मैंने, वो तो इलेक्ट्रॉन के लिए होता है ना। मान लो कोई भी वी वेलोसिटी से आ रहा है, तो एक बात बताओ, dt टाइम में कोई भी प्रोटॉन कितना आगे चला जाएगा, VDT। वीडीटी चला जाएगा, राइट। तो अब ये देख सकते हो ऐसे कि मैं किसी भी क्रॉस सेक्शन में बैठ जाऊं, कोई भी क्रॉस सेक्शन उठाऊं मैं, यहाँ वाला, इस क्रॉस सेक्शन में मैं बोलो n नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है जो कि क्या कर रहे हैं, पास कर रहे हैं पर सेकंड। n को मैं डायरेक्टली क्या बोल दिया, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बोल दूं,
पर सेकंड जो किसी भी एरिया को क्रॉस कर रहा है, राइट? Yes, sir. और हर एक प्रोटॉन कितनी वेलोसिटी से आ रहा है? V. कोई जरूरत नहीं है, और इनपे क्या कर दूं? चार्ज कर दूं। ठीक, ये क्या हो जाएगा? इतना नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पर सेकंड आए इनटू क्यू कर दूंगा, ये हो जाएगा इतना चार्ज पर सेकंड। पास कर रहे हैं। दिस विल बी द Current. करंट हो गया। सही है क्या? Yes, sir. नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पर सेकंड इनटू ये कितना हो गया? चार्ज का दो, कितना चार्ज पर सेकंड क्रॉस कर गया। अब बताओ, मान लो अभी किसी भी आकर टकराते हैं, बोले इसको मैंने ग्राउंड करने का मतलब क्या हुआ कि टकराने के बाद ये ग्राउंड पे चला जाता है, मतलब वापस रिबाउंड नहीं हो रहा है ना? Yes, sir. तो ये बस ये मतलब था कि सिंपली रिबाउंड कर देते हैं। अब देखिए, तो हर एक प्रोटॉन कितना मोमेंटम लेके आ रहा है, मतलब m, Into उसकी velocity. ऐसे कितने प्रोटॉन्स पर सेकंड आए? N. वो ये वाला नहीं है, ठीक है ना? Yes, sir. कितना मोमेंटम पर सेकंड आया, और बाद में टकराने के बाद वो क्या हो गया? 0 हो गया। Velocity 0. तो चेंज मोमेंटम पर सेकंड कितना आया? n इंटू mv आया। MV. अब ये गिवन है कि ये जो जा रहा है ये चेंज नहीं कर रहा है, और ये बिना डिफ्लेक्ट हो जा रहा है, मतलब नेट फोर्स 0 हो जाएगा। इक्वल्स टू QE. Yes, sir. राइट। तो यहाँ से आपके पास Velocity. n की वैल्यू तो क्या है? I by E है। n की वैल्यू तो I by E होगी ना, या I by Q? Yes, sir. Yes, sir. वेलोसिटी वैल्यू क्या है? E by B है। डाल दो यहाँ पर, आपके पास चीज आ जाएगी। Yes, sir. ठीक है। इसके अलावा बताओ अप टू 25 तक डाउट। इसका कोई डाउट नहीं 25 में? अप टू 25 आसान थी क्या एक्सरसाइज 1? नेक्स्ट क्या रहेगा अपना टारगेट? एक्सरसाइज 3। 3। सर इसके क्वेश्चन बैंक से एक चीज पूछ सकता हूँ? मैग्नेट सर, एक ना क्वेश्चन नंबर 49 था, बोल एक बार आप ओपन कर लो। तुम क्वेश्चन बोलो क्या है, रुको फिर। सर इसमें ना एक चीज पूछनी थी, जैसे इसमें तो 53 डिग्री दिया हुआ था ना एंगल, तो हमारा जो वो था सर्कल था जिसके ऊपर ये जो इसकी ट्रेजेक्टरी थी पार्टिकल की, उसका सेंटर बाउंड्री पे आ गया था।
सर अगर कोई जनरल एंगल दिया हो है जिसका सेंटर बाउंड्री पे ना रहा है, उसमें कैसे करेंगे? ज्योमेट्री तो लगाओगे तो मेरे को सॉल्यूशन थोड़ी दोस्त यार, है ना। तो डी पे इनके बीच की सेपरेशन कितनी है उन पे डिपेंड करेगा। देखो इसने क्या किया, ये सब 56 डिग्री पे डिपेंडेंट नहीं है ना, इनके बीच में सेपरेशन कितनी है इस पे भी तो डिपेंडेंट है यार। डी दिया हुआ 3mv/5qb। यस सर, उससे जैसे मैं जितने प्रॉब्लम्स किए ना इस टाइप के, सब में सेंटर ना बाउंड्री पे आ जाता है, तो उस केस में तो हो जाता है। मेरे को लगा जनरल एंगल में हो जाता ज्योमेट्री को इजी रखने के लिए कि भाई ज्योमेट्री आपके आसान हो जाए, कि थीटा एंगल के मैं कैसे दूंगा दोस्त, थीटा के साथ साथ वो डी पे भी वेरिएबल हो गया कि इनके बीच सेपरेशन यस की, सर। है ना। तो उसमें सब पे डिपेंड करेगा ना। तो नहीं हो तो आप क्या करोगे, अब सॉल्व करोगे, ज्योमेट्री लगाओगे, देखोगे कहाँ सेंटर है, कहाँ आर आ रहा है, कहाँ से रेडियस बन रहा है, परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे, कुछ हाइपोटेन्यूज बनाओगे, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ज्योमेट्री। कॉमन सॉल्यूशन थोड़ी, जनरल सॉल्यूशन थोड़ी है कोई यार, है ना। सर वो क्वेश्चन नहीं दिखा था, मेरे को लगा कि कैसे नहीं, करेंगे। बाकी पैरामीटर्स गिवन होंगे, निकल जाएगा। आपके पास ऐसे कोई फॉर्मूला नहीं है कि इसको फॉर्मूले में वैल्यू डालो और आपके पास आंसर आ जाए। कोई है जिसने वैसे एक्सरसाइज 3 ट्राई कर ली है पूरी वैसे ऑलरेडी? डिस्कस नहीं करें, बस ऐसे जानना चाहता हूँ। नोबडी, ओके। वैसे एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन नंबर 20, नहीं एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन नंबर 22 बता सकते हो डायरेक्टली? ट्वेंटी 21 एंड 22। ट्वेंटी टू तो हो गया सर। 22 हो गया। यस सर। क्या करना है 22 में, कैसे? सर m क्रॉस b देख लिया, माइनस एम बी कॉस थीटा होती है पोटेंशियल एनर्जी। एक फर्स्ट को देख के ही हो गया ऑप्शन वाइज। पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम कब होती है? सर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम जब वो थीटा तो 180 डिग्री पे। 180 डिग्री। ठीक है, तो जो पहले वाला होगा, जब आप पैरेलल प्लेस करोगे, मतलब जब m और b पैरेलल होंगे तो मिनिमम और एंटी पैरेलल होंगे तो मैक्सिमम। यस सर। यस सर। 21st नहीं हुआ? ट्वेंटी फर्स्ट कोई रिप्लाई, कोई आंसर? देखो फर्स्ट ऑफ ऑल तो सीओडी तो यार मैं वैसे ही गलत कर देता हूँ ना यार। ये जो लूप है, ये लूप को यूनिफॉर्म फील्ड में रखा गया है, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में रखा गया है?
यूनिफॉर्म फील्ड में रखा गया। यस सर। और आपको पता है कोई भी करंट कैरिंग लूप का यूनिफॉर्म फील्ड में नेट फोर्स कितना होता है? 0 होता है। अब नेट फोर्स 0 है तो ना तो ये लूप लेफ्ट में मूव करेगा ना ये राइट में मूव करेगा, राइट। लेफ्ट और राइट में मूव करने मतलब क्या है? सेंटर ऑफ मास एक्सीलरेट नहीं होगा यार, यस सर। फोर्स ही नहीं है। अब बताओ ये जो लूप है, लूप पे किसी भी छोटे से पॉइंट पे देखो ना कि फील्ड की वजह से छोटे से पार्ट पे फोर्स कहाँ एक्सपीरियंस हो रहा है? करंट जा रहा है ऐसे, फील्ड अंदर की तरफ है, छोटे से पार्ट देखो, इस पार्ट पे लगाओ फोर्स लगा, आईएल क्रॉस बी करो, कहाँ रहा है? ऊपर की तरफ। रेडियली आउटवर्ड। अच्छा रेडियली आउटवर्ड आएगा फोर्स। यस सर। क्या करेगा ये? एक्सपैंड एक्सपैंड करेगा। इतना टाइम क्यों लगा? कोई रिप्लाई नहीं दी, कोई भी आप में से कोई नहीं बोला यार। क्वेश्चन नंबर 26। बताइए क्या है? हो गया सर। बताओ, एक्सप्लेन करो। सर एम्पियर लूप्स के अकॉर्डिंग पहली बात तो फोर्स तो 0 आएगा ही आएगा, वो तो आएगा ही हमारे पास, नेट फोर्स तो 0। सर ये जो वायर्स है दोनों, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इसके प्लेन में ही है। और सर ये जो दोनों वायर्स हैं सर, इन सबका जो नेट फोर्स का अगर हम वेक्टर से डायग्राम से बनाएंगे सर, सारी कैंसिल आउट हो रही थी। और सर टॉर्क का ऐसे देख लेंगे कि इसका एक तो हम मैग्नेटिक मूवमेंट निकालेंगे डायरेक्शन, सर वो इनसाइड द प्लेन आएगी। और जो इसका मैग्नेटिक फील्ड है वो इसी प्लेन में आएगा, और वाई एक्सिस के लॉन्ग का प्रोजेक्टेड होगा। जब हम एम क्रॉस बी करेंगे तो क्लॉकवाइज घूमेगा, ओके वो पॉइंट पे बैठ के। ये देखो इसकी वजह से, ठीक है, इसकी वजह से फील्ड आएगी, वो फील्ड कुछ ऐसे आएगी, कंसेंट्रिक सर्कल्स बनेंगे वायर के अबाउट। यस सर। एरो बताओ, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? करंट आउट ऑफ द प्लेन आ रहा है। एंटी क्लॉकवाइज बना लूं? यस सर। राइट। अब ये है, ऐसे है फील्ड, परफेक्ट। एक बात बताओ, इफ आई टॉक अबाउट लूप ए बी सी डी, ए से बी वाले पे कितना फोर्स है? ए और बी वाले पे कोई फोर्स नहीं, रीजन बिंग क्योंकि करंट और फील्ड क्या है, एग्जैक्टली ओवरलैप्ड है।
यस सर। बी से सी की बात करेंगे, फिर सी से डी की बात करेंगे। तो सी से डी कितना फोर्स है? 0 0 0 सी की बात करोगे तो करंट जा रहा है इधर और ये इधर, तो फिर बताओ फोर्स कहाँ लगेगा? BC के ऊपर वर्टिकली अपवर्ड, मतलब एकदम out of the plane. परपेंडिकुलर सा बन। ऐसे लगेगा ऊपर। यस सर। यस क्यों? करंट ऐसे जा रहा है, I क्रॉस B। आई भी करो। इस वाले सेक्शन में यहाँ कहाँ लगेगा? यहाँ इन देखो, इनटू द मतलब प्लेन के अंदर। परफेक्ट है, इसमें प्लेन के अंदर लग रहा है। हर एलिमेंट के अंदर। तो ये और ये वाले एग्जैक्टली एक दूसरे के सिमेट्री में। यस सर। यस सर। तो ये वाला जो ए बी से सी है वो कहाँ जाना चाहता है? वो ऊपर आना चाहता है, और जो डी से ए है वो कहाँ जाना चाहता है? इनटू द प्लेन। तो ये कैसे घूमने लगेगा? ऐसे नहीं घूमने लगेगा, ध्यान से, यस यस सर। है ना? तो बी से सी आउट ऑफ द प्लेन आया, ए से डी, सॉरी डी से अंदर गया, तो ऐसे दिखेगा। तो जो बंदा यहाँ बैठा हुआ है, इमेजिन करके देख लेना, अगर वो ऐसे घूम रहा था वो कैसा दिखाई देगा? ऑब्वियसली क्लॉकवाइज दिखाई देगा। दूसरा तरीका करने का, तो फोर्स तो इसलिए 0 आया। दूसरा तरीका टॉर्क से भी कर सकते हो। दूसरा तरीका क्या हो गया आपका टॉर्क से करने का, कि भैया आपके M पास क्रॉस B। बिल्कुल M क्रॉस B से ये है, जो M वेक्टर है वो क्या है? इनटू द प्लेन, इनसाइड द प्लेन। है ना? लूप के डायरेक्शन में घूम के करंट डायरेक्शन में M है अंदर की तरफ। तो B कहाँ है? Y एक्सिस के B डायरेक्शन। इसी के प्लेन में है। Y एक्सिस में क्या लूँ तो कहाँ है भाई? सर B उसी ऊपर की डायरेक्शन में, मतलब ऐसे है ना, ये कुछ ऐसा है। तो B आया XY प्लेन में और ये इस इधर। तो आप सोचो ना, आप अंदर की तरफ, है ना, प्लेन के अंदर की तरफ फिंगर्स करो और वापस इस प्लेन की तरफ घुमाओगे, तो आपको अपने आप सेंस ऑफ रोटेशन समझ में आएगा कि ये लूप कैसे घूम रहा होगा। ये वाला बाहर आ रहा होगा, ये वाला अंदर जा रहा होगा। इमेजिन कर पा रहे हो? M अंदर की तरफ है, M क्रॉस B के लिए आप M अंदर की तरफ है ना यार, तो फिंगर्स अपनी इनटू द प्लेन लेके जाओ राइट हैंड की, और वापस फिर कर्ल करो टुवर्ड्स द प्लेन। यस सर। Z की तरफ फिंगर्स करके, मतलब वापस XY प्लेन की तरफ लेके आओ। अगर मैं बोलूँ ये X है, ये Y है और ये Z है, तो इनटू द प्लेन मतलब माइनस के आपकी तरफ फिंगर लेके जाओ और वापस XY प्लेन में लेके आओ कर्ल करके। अपने आप आपके जो फिंगर्स का जो सेंस ऑफ रोटेशन है वही इसका सेंस ऑफ रोटेशन हुआ। चलिए, तो ये 3 तो मतलब ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सिंपल थे। आगे भी आसानी क्वेश्चन है, ठीक है? कल फिर डिस्कशन रखते हैं सब अच्छे तरीके। हाँ सर ये एडवांस के क्वेश्चन थे। हाँ, ओके सर। ये जो स्क्रीनिंग लिखा हुआ है वो स्क्रीनिंग के थे 2006 एंड ऑनवर्ड्स, सारे आपके एडवांस के। उससे पहले जो सब्जेक्टिव थे वो तो ऑब्वियसली क्या है, आईटी जब सब्जेक्टिव होता था सब्जेक्टिव प्रॉब्लम थी सारी। राइट, चलिए। तो सर फिर स्क्रीनिंग मेंस को कहते हैं? नहीं, 2000 से पहले ऐसा था। मेंस तो ए ट्रिपल का नाम है, नाम सुना कभी? ए ट्रिपल यस सर। यस सर। ए ट्रिपल का एग्जाम होता था, मेंस उसे बोलते हैं। आईआईटी पहले, आईआईटी खुद अपना एग्जाम 2 स्टेज में लेता था। पहले होता था स्क्रीनिंग, तो स्क्रीनिंग में जो लोग क्वालिफाई करते थे, स्क्रीनिंग कोई वो नहीं है, वो स्क्रीनिंग से कोई आपको कॉलेज नहीं मिल रहा है। स्क्रीनिंग क्या, सिंपली एक आपका फिल्ट्रेशन वाला एग्जाम है। तो जो पहले स्क्रीनिंग क्वालिफाई करेगा वो बच्चा फिर आईआईटी का एक्चुअल पेपर देगा, जो कि सारे पेपर सब्जेक्टिव होता है। जैसे इसमें प्रॉब्लम्स दी हुई सब्जेक्टिव, क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, मतलब 7, 8, 10 हो गए, सारे जो भी सब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स लिखी हुई है, तो वो पेपर होता था 54 मार्क्स या 60 मार्क्स ऐसा होता था। और इसमें 9 से 10 क्वेश्चन आते थे पर सब्जेक्ट। और सब्जेक्टिव जैसे आप बोर्ड का एग्जाम लिखते हो वैसे सब्जेक्टिव शीट मिलती थी, उस पर आप पूरा अपना प्रॉब्लम सॉल्व करते थे। शीट्स सबमिट होती थी उनकी, फिर है ना मैनुअल चेकिंग होती थी, मार्क्स ऑब्टेन होते थे, उसके हिसाब से बाद में फिर रैंक निकलती थी। ये, और वहाँ फिर सब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स होती थी तो ऑब्वियसली स्टेप मार्किंग भी होती थी कि आप अगर पहले पार्ट पे किया है, दूसरा पार्ट किया है, या फिर आपने गलत भी किया है तो आपने कहाँ तक आपने ठीक किया है। और तो ऐसा कि, और पेपर अच्छा आता तो था यार, मतलब 90s में तो बहुत अच्छा पेपर आता था। जब भी आप 90s के क्वेश्चन देखोगे आपको हमेशा अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे।
तो 90s में तो ऐसा होता था कि मान लो 54 मार्क्स का एग्जाम है तो 10 नंबर के आसपास 11 नंबर के आसपास अभी कट ऑफ आ जाती थी, मतलब 20% कट ऑफ होती थी। इसके 15-16 नंबर आ रहे हैं, वो IIT क्वालिफाई कर गया, राइट। जस्ट लाइक यूपीएससी जैसे होता है, यूपीएससी में एक होता है ना प्रीलिम्स होता है फिर मेंस होता है। तो प्रीलिम्स Yes, sir. क्वालिफाइंग वो है कि जो प्रीलिम्स क्वालिफाई करेगा वो फाइनल यूपीएससी का एक्चुअल पेपर दे पाएगा, जिससे आपकी फाइनली सिलेक्शन होगी। तो ये जहां जहां स्क्रीनिंग लिखा हुआ है, तो अगर आपको 2006 से पहले जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा उस पर आपको SCR लिखा हुआ मिलेगा, स्क्रीनिंग। अच्छा, वैसे तो आप 2010 तक के क्वेश्चन लगा सकते हो, है ना, क्योंकि 2010 के बाद जितने पेपर है वो पेपर तो मतलब आपके खुद के एग्जाम आपके पेपर लिए जाएंगे, और आप अभी से सोल्व कर लोगे तो ऑब्वियसली उन पेपर का मतलब नहीं रह जाएगा। तो बट जब आप प्रीवियस ईयर की बुक से करने का ट्राई करोगे तो बुक्स में क्या होता है, फिर क्वेश्चन ना मिक्स्ड होते हैं, तो ना चाहते हुए भी आपको कोई ना कोई क्वेश्चन आपकी नजर में दिख ही जाएगा, कोई 12 का, कोई 13 का, कोई 14, 15 का। तो बेटर है यहाँ तक करो, इसमें 2006 तक के ही प्रॉब्लम्स दी हुई तो उतने लगा लो, सफिशिएंट है। ओके गाइस, फिर कल एक्सरसाइज 3 का डिस्कशन। ओके, आओ। यस सर। चलिए सर सर आपने वो जो बुक बताई थी ना एग्जाम आइडिया, वो मैंने ली थी। उसमें हर चैप्टर में ना क्वेश्चन मतलब काफी ज्यादा है, तो अभी इतना टाइम तो है नहीं कि वो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। नहीं, तो जरा प्रेफरेंस ऑर्डर बता सकते हो आप? मैंने बताया ना, तो मैंने कल भी बताया था दोस्त कि क्वेश्चन क्या रिपीटेटिव होंगे, है ना। तो जो भी क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं उन्हीं को वापस करने की जरूरत नहीं ना। आपको लग रहा है जो क्वेश्चन रिपीट हो रहे छोड़ दो, एक बार कर लिया, 2 बार कर लिया, उसके बाद हर बार वो मतलब एक क्वेश्चन कम से कम 3 या 4 बार कभी ना कभी किसी और बोर्ड एग्जाम में पूछा गया होगा, तो वो क्या बार बार उस क्वेश्चन को डालते रहते हैं कि भाई 2001 में पूछा गया था, 2010 में पूछा गया, 2015 में पूछा गया, 19 में पूछा गया। तो एक ही क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा लैंग्वेज चेंज करके आपसे बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो उन क्वेश्चन को ऑब्वियसली बार बार थोड़ी करोगे, है ना। तो जो भी आपको लग रहा है, जब भी नई चीज आ रही है उसको करते जाओ। और अच्छा है कि आप जब एक ही क्वेश्चन को 2 या 3 बार देखोगे तो आपको भी ना चीज एक्चुअली याद हो जाएगी, समझ में आ जाएगी कौन सा क्वेश्चन है जो ज्यादा बार रिपीट हो रहा है। तो उसके आप है ना 3 मार्क्स वाले 5 मार्क्स वाले तो एटलीस्ट आराम से देख लो, ताकि आपको पता लग जाए कि किन की कौन कौन सी डेरिवेशन से एग्जाम में आती है और किस तरह से लैंग्वेज फॉर्म होके आती है। ऑलराइट यार, 60% मतलब इस मानो 40% जो प्रॉब्लम्स है वो रिपीटेटिव है, अलग अलग थोड़ी थोड़ी लैंग्वेज चेंज करके लिखी हुई सेम प्रॉब्लम को, इसलिए वो इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा लग रहे हैं। अदरवाइज फ्रेश क्वेश्चन नए डिफरेंट क्वेश्चन अलग ज्यादा नहीं है, उसमें डिफरेंट क्वेश्चंस तो कम ही है। स्किप कर दो जो क्वेश्चन आपको लग रहा है कि रिपीट हो रहा है बार बार, जो क्वेश्चन नया आ रहा है उसको करते जाओ, जो क्वेश्चन रिपीटेटिव हटा दो। तो अपने आप से आपको थोड़ा देके करना पड़ेगा यार, ये आपके ऊपर है कि आपको क्वेश्चन रिपीट हो रहा है और आप हर बार आपको याद नहीं हो रहा है, फिर तो अच्छा ही है ना जब याद हो जाएगा। और ज्यादा मुझे लगता है जो प्री बोर्ड्स में ना एनसीईआरटी की क्वेश्चंस आपसे पूछते हैं क्या यार, मुझे लगता नहीं कि एनसीईआरटी की जो बेसिक से क्वेश्चन वो ऐसे उठा के प्री बोर्ड में डालते हैं, वैसे मुझे लगता नहीं है। सर ज्यादातर तो बच्चे कहते हैं कि वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डालते हैं या हाँ फिर एग्जाम करके। हाँ, वो मतलब मेरे को लगता नहीं एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज होती है उससे उठा के क्वेश्चन डालते हैं, चांसेस कम लगते हैं। सर मेरा प्री बोर्ड ही चल रहा है अभी। कैसा कैसा रहा पेपर? चल रहा है अभी सर, केमिस्ट्री का चल रहा है, थोड़ा सा अभी चल रहेगा। अभी चल रहा मतलब अभी अभी इसी टाइम इस टाइम? यस सर। अच्छा मैं फिर तो नहीं दे रहा, क्या तेरा हो गया? नहीं कर ही जा रहा सर साथ साथ में। बढ़िया, ठीक बताइए पेपर का कैसा भाई, क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं? एनसीईआरटी से एसडी तो नहीं आ रहा, वैसे केमिस्ट्री से तो कैसे पता लगता है खास यार, तो ऐसे थ्योरेटिकल है। बट एनीवे एग्जाम आइडिया लगा हुआ है, बहुत सही है। क्वेश्चंस सिमिलर से क्वेश्चन बार बार रिपीट होंगे, जब आपको लगता है कि आपको याद हो गया तो सेम क्वेश्चन को पढ़ते हैं, फिर आप छोड़ दो अगले पे चले जाओ, जो क्वेश्चन आपको डिफरेंट नए लगते हैं उनको करते जाओ। बट एटलीस्ट आपको इससे आइडिया लग जाएगी कि चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन बार बार आ रहा है और कितनी बार आया है ना, और किस तरह से लैंग्वेज फॉर्म होता है। जैसे 3 मार्क्स वाले 5 मार्क्स वाले तो एटलीस्ट मतलब अच्छे से कर लेना, यस सर। डेरिवेशन को कैसे लिखना है ये भी आपको आइडिया लग जाएगा, राइट। चलिए तो कल एक्सरसाइज
3 का डिस्कशन करते हैं हम लोग। थैंक यू गाइस। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू।